नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा आज फिर से कक्षा 10 के विज्ञान विषय की विद्या भारती द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा के अंदर आप सबका स्वागत है। हमने जो पिछला इसका जो वीडियो था जिसके अंदर हमने अम्ल क्षार की जो लुईस संकल्पना है उसका अध्ययन किया था, उससे पहले हमने आर्रेनियस एवं ब्रोस्टेन एंड लोरी के द्वारा जो अम्ल क्षार की परिभाषा थी उनको पढ़ा था। आज हम जो लुईस अम्ल और क्षार की जो संकल्पना थी या आर्रेनियस की संकल्पना थी या ब्रोस्टेन एंड लोरी संकल्पना थी उसके द्वारा अम्ल क्षार के अंदर किस किस प्रकार के गुणधर्म हैं वो प्रकट होते हैं, उन गुणधर्मों का अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हमारे प्रकरण का बिंदु है वो है अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। इसके अंदर हम इनके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला गुणधर्म है वो है लिटमस पत्र के आधार पर। जो पहला गुणधर्म है वो लिटमस पत्र के आधार पर है कि जो लिटमस पत्र होते हैं ये लिटमस पत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। लिटमस पत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला लिटमस पत्र है वो होता है लाल लिटमस पत्र, और जो दूसरा होता है वो होता है नीला लिटमस पत्र। ये जो लिटमस पत्र है वो अम्ल और क्षार के साथ में किस प्रकार के गुण हैं वो दर्शाते हैं कि अगर अम्ल और क्षार के साथ में इन लिटमस पत्रों को लेकर के उनके गुणों का अध्ययन किया जाए तो हम ये देखते हैं कि अम्ल और क्षार के साथ में जो ये लिटमस पत्र है वो इनके रंगों में परिवर्तन हो जाता है। अगर अम्ल के साथ में अगर नीले लिटमस पत्र को लेते हैं तो अगर किसी भी प्रकार का एक पात्र है उस पात्र में है वो अम्ल का विलयन भरा हुआ है और हम क्या करते हैं उस पात्र के अंदर अम्लीय विलयन के अंदर उस नीले लिटमस पत्र को है वो डुबोया जाता है। अगर उस नीले लिटमस पत्र को इसके अंदर अपन डुबोते हैं तो जितना भाग इस अम्ल के संपर्क में आता है वो भाग क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और वो अगर लाल रंग का हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो अमुक विलयन है वो किस प्रकृति का होगा, अम्ल की प्रकृति का होगा, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। इसी प्रकार से जो क्षार है उसके साथ में अगर लाल लिटमस पत्र लेते हैं और किसी भी प्रकार का कोई क्षारीय विलयन हो सकता है, उस क्षारीय विलयन के अंदर मैं क्या करता हूँ उस लाल लिटमस पत्र को डुबोता हूँ। तो डुबोने पर क्या होता है, जितना उसके अंदर डुबोया जाता है वो भाग का रंग कैसा हो जाता है, नीला रंग दिखाई देता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो विलयन होगा वो विलयन किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी क्षार होगा। तो इस प्रकार से लिटमस पत्र के आधार पर अम्ल और क्षार के है वो गुणों को दर्शाया जा सकता है। दूसरा इसके अंदर जो गुणधर्म आता है, दूसरा गुणधर्म है वो है दूसरा गुणधर्म आता है अम्ल व क्षार की
धातु से क्रिया, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न हैं वो आते हैं कि अम्ल व क्षार धातु के साथ में किस प्रकार से क्रिया करती है। कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी अम्ल है, अगर उसकी क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई धातु से करवाता हूँ तो अम्ल है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, एक तो संगत लवण का निर्माण करता है और दूसरा इस अभिक्रिया में हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कोई भी अम्ल है वो अगर धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो संगत लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित होती है। इसको एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं अपन कि भाई एक परखनली है, इस एक परखनली के जो मुख है, इस मुख के ऊपर क्या कर देते हैं, मैं क्या कर देता हूं, एक छिद्र वाला एक कोर्क लगा देता हूं कि भाई इसके ऊपर इस प्रकार से क्या कर दिया, एक छिद्र वाला एक कोर्क लगा दिया। और कोर्क लगाने से पहले, यानी कोर्क लगाने से पहले मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, इनका तनु विलयन, और उसके अंदर क्या डाल देता हूं, दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। फिर इसके मुख के ऊपर एक छिद्र वाला कोर्क लगा देते हैं जिसके अंदर एक निकास नली के एक सिरे को लगा दिया जाता है। और इस जो परख नली है, इस परख नली को क्या कर देता हूं मैं, एक स्टैंड के ऊपर एक स्टैंड है, उसके ऊपर इस परख नली को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। और इस निकास नली का जो दूसरा सिरा होता है, उस निकास नली के दूसरे सिरे को मैं क्या कर देता हूं, एक साबुन के घोल से भरा हुआ कोई भी साबुन के घोल से भरा हुआ एक कोई भी टप हो सकता है या कोई बीकर हो सकता है या फ्लास्क हो सकता है, उसके अंदर मैं उसको डुबो देता हूं। इसके अंदर क्या है, साबुन का विलयन है। और इस साबुन के विलयन के अंदर मैं इसको डुबो देता हूं। और जब इसके अंदर इस परख नली में भरे हुए जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है, वो क्या करेगा, उस दानेदार जिंक के साथ में अभिक्रिया करेगा। और जैसे ही इसके अंदर अभिक्रिया होगी तो इसके अंदर क्या होगी, इस प्रकार से बुदबुदाहट के साथ में कुछ गैस निकलेगी। वो गैस क्या होगी, इस निकास नली से होते हुए और इस साबुन के घोल के अंदर उत्सर्जित होगी। और जैसे ही साबुन के घोल के अंदर उत्सर्जित होगी तो साबुन के घोल के द्वारा क्या बनेंगे, इस प्रकार से बबल्स यानी बुलबुले हैं वो बनेंगे। और इस प्रकार के जब बुलबुले बनते हैं तो उन बुलबुलों के पास में क्या करता हूं मैं, एक मोमबत्ती लेता हूं जलती हुई, एक जलती हुई मोमबत्ती है वो इनके पास में, बुलबुलों के पास में ले जाते हैं। तो जैसे ही इसके पास में, बुलबुलों के पास में मोमबत्ती को ले जाते हैं तो क्या होता है, ये जो बुलबुले होते हैं ये फट फट की ध्वनि के साथ
फट की ध्वनि के साथ में जलते हैं। जिस प्रकार से पॉपकॉर्न है उसको जब अपन सेकते हैं तो उसके अंदर जिस प्रकार की ध्वनि आती है फट की, उस प्रकार की ध्वनि है वो इसके अंदर सुनाई देती है। और इस ध्वनि के साथ में बुलबुले हैं वो जलते हैं, और जैसे ही फट की ध्वनि होगी तो जो मोमबत्ती हो जाती है वो बुझ जाती है उस ध्वनि के कारण। तो अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार की फट की ध्वनि के कारण जब बुलबुले जलते हैं तो अभिक्रिया में बनने वाली गैस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसी गैस होती है जो पॉप ध्वनि के साथ में फट की ध्वनि के साथ में जलती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अम्ल है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार के एक प्रयोग के द्वारा अपन इसको करके देख सकते हैं। तो अपन को एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करके किस प्रकार की गैस उत्सर्जित करता है। तो अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करके किस प्रकार की हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित करता है। दूसरा इसके अंदर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अम्ल है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके किस प्रकार की गैस उत्सर्जित करता है, उसकी एक रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाइए। तो मैंने यहाँ पर अम्ल के रूप में क्या लिया भाई, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया कि HCl ले लिया, और मैंने धातु के रूप में क्या लिया, जिंक धातु को लिया। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो संगत लवण बनेगा वो क्या होगा, जिंक क्लोराइड का बनेगा, और इसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है वो लिख करके दर्शाई जाती है। तीसरा इसके अंदर आता है कि भाई अभिक्रिया के अंदर कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है, समीकरण दीजिए और उसका एक डायग्राम। तो यहाँ पर एक डायग्राम इसका बना रखा है, जिसके अंदर अपन इसको नामांकित भी कर सकते हैं कि जैसे ये भाग होता है वो इसका स्टैंड है, यहाँ पर ये कॉर्क है, ये परख नली है, ये निकास नली है, ये एक बीकर है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, साबुन का विलेन भरा हुआ है, ये बुलबुले निकल रहे हैं जिसके अंदर जलने पर फट की ध्वनि के साथ में है वो गैस जलती है और मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। तो इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध होता है कि अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। दूसरा इसके अंदर अपन को पूछा है कि भाई क्षार है वो भी धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं। तो जो क्षार है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन सभी क्षार ये व्यवहार नहीं दर्शाते। यानी हाइड्रोजन गैस तो देते हैं लेकिन सब क्षारों के द्वारा हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित नहीं की जाती। केवल इसके अंदर एक क्षार आता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यही केवल एक ऐसा क्षार है जो क्या करता है, धातु के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो आपको एक अभिक्रिया दे देंगे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके किस प्रकार की गैस उत्सर्जित करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके किस प्रकार की हाइड्रोजन गैस है उसको उत्सर्जित करता है। दूसरा इसके अंदर भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि उत्सर्जित होने वाली जो गैस है उसको दर्शाने वाली एक रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाइए। तो हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसके अंदर जो ये अम्ल है इसके स्थान पर क्या डाल देता हूँ, इसके अंदर अगर NaOH का विलेन डाल दिया और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए, ठीक है ना, तो ये जिंक के साथ में अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, एक तो बनेगा सोडियम Na2ZnO2 इसको कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है।
ये संगत लवण बनेगा और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगी। इस प्रकार की अभिक्रिया अन्य क्षार के द्वारा नहीं दर्शाई जाती, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड है वही क्या करता है, धातु के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो इसको भी इसी प्रकार के प्रयोग के द्वारा अपन दर्शा सकते हैं। केवल अपन को क्या करना है, जो अम्ल है उसके स्थान पर किसका, क्षार का विलयन लेना है और सारी प्रक्रिया इसी प्रकार से होगी। और अगर इस प्रकार से ही जो बुलबुले निकलते हैं वो फटफट की ध्वनि के साथ में जलते हैं तो अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया में उत्सर्जित होने वाली गैस हाइड्रोजन है। अब इसके बाद में जो तीसरा बिंदु इसके अंतर्गत आता है गुणधर्मों के अंतर्गत, वो आता है कि अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया। तीसरा जो बिंदु है वो है अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया। कि जो अम्ल और क्षार है, क्या कह रहा है मैं कि अम्ल और क्षार अगर ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके द्वारा क्या बनता है, संगत लवण और जल का निर्माण होता है। अगर इसमें संगत लवण और जल बनेगा तो ये क्या होंगे, अम्ल और क्षार ये दोनों अपने गुणों को खो देते हैं। यानी अम्ल क्षार है वो अम्ल क्षार के रूप में नहीं रहेंगे, अपने गुणों को खो देंगे, उनके गुण बदल जाएंगे और संगत लवण और जल बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो हमने कुछ बिंदु पढ़े थे, एक पढ़ा था प्रबल अम्ल, एक पढ़ा था प्रबल क्षार, एक पढ़ा था दुर्बल अम्ल और एक पढ़ा था दुर्बल क्षार। इन सब का इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर प्रयोग है वो किया जा सकता है कि प्रबल वो होते हैं जो पूर्णतः आयनित होते हैं और दुर्बल वो होते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। तो अम्ल और क्षार है, इसके अंतर्गत ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं, इनके अपन कुछ उदाहरण लेते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से संबंधित अम्ल क्षार की रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। कि जो अम्ल क्षार है ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण और जल, ये मैंने एक बार वापस पुनः लिख लिया है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले अम्ल के रूप में लेता हूं एक प्रबल अम्ल और क्षार के रूप में भी एक प्रबल क्षार लेता हूं और ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, संगत लवण और जल का निर्माण करेंगे। प्रबल अम्ल के रूप में मैं एक कंपाउंड लेता हूं, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और प्रबल क्षार के रूप में एक उदाहरण लेता हूं NaOH। जब इनके अंदर अभिक्रिया होती है तो नमक का निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया को एक अन्य अभिक्रिया के नाम से, जो अपन इसके आगे वाले चैप्टर के अंदर रासायनिक समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर अध्ययन करेंगे कि ये जो अभिक्रिया होती है वो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो H+ और Cl- में है और सोडियम है वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड
के अंदर है, तो इसका प्लस है वो इसके माइनस है और इसका माइनस है वो इसके प्लस के साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा NaCl और H2O ही बनता है। तो इस प्रकार से इसमें NaCl और H2O का निर्माण हो रहा है। अब इस अभिक्रिया के अंदर देखिए कि जो HCl है वो क्या है, एक प्रबल अम्ल है और NaOH है वो एक प्रबल क्षार है। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला जो लवण होगा उसकी जो प्रकृति होगी वो हमेशा कैसी होगी, उदासीन प्रकृति का होगा, न वो अम्लीय होगा न वो क्षारीय होगा। इसका मतलब जो NaCl है वो किस प्रकृति का होगा, उदासीन लवण होगा। अगर मैं क्या करता हूं, इस अम्ल के रूप में ले लेता हूं प्रबल अम्ल ले लेता हूं और क्षार के रूप में क्या ले लेता हूं, एक दुर्बल क्षार ले लिया और इनकी अभिक्रिया करवाई तो इसके अंतर्गत जो संगत लवण और जल बनता है। तो इसका अपन एक उदाहरण लेते हैं कि प्रबल अम्ल के रूप में मैंने मान लिया वापस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जो दुर्बल क्षार है उसके रूप में मैंने ले लिया एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर भी ये आयनीकरण होगा, H+ होगा, Cl- होगा, ये अमोनियम आयन होगा NH4+ और हाइड्रोक्साइड आयन माइनस के अंदर। तो इसके अंदर भी इसका प्लस इसके माइनस के साथ में, इसका माइनस इसके प्लस के साथ में जुड़ेगा तो संगत लवण के रूप में क्या बनेगा, NH4Cl और जल का निर्माण होता है। अब इसके अंदर जो बना हुआ अमोनियम क्लोराइड नौसादर या जिसको कपूर कहते हैं, ये जो है वो किसके द्वारा बन रहा है, एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बन रहा है। तो इसके अंदर अम्ल तो है वो है प्रबल और क्षार है वो दुर्बल, तो बनने वाला जो लवण होगा वो हमेशा उसके अंदर जो प्रबल का संकेत होता है, प्रबल क्या है, अम्ल, तो बनने वाले जो लवण होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका मतलब जो NH4Cl बनता है वो किस प्रकृति का लवण होगा, अम्लीय प्रकृति का लवण होगा। इसी प्रकार से अगर मैं क्या करता हूँ, एक दुर्बल अम्ल लेता हूँ और क्षार के रूप में एक प्रबल क्षार ले लिया और इनकी अभिक्रिया करवाई तो इसके अंतर्गत जो संगत लवण और जल का निर्माण होता है। दुर्बल अम्ल के रूप में मैं एक कंपाउंड इसके अंदर लेता हूँ, दुर्बल अम्ल के रूप में एक उदाहरण लेता हूँ CH3COOH जिसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, और प्रबल क्षार के रूप में इसके अंदर मैंने ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और इनकी आपस में अभिक्रिया करवाई तो जो एसिटिक अम्ल होता है वो CH3COOH जो है वो CH3COO माइनस के रूप में यानी एसिटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन के रूप में टूटेगा, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इसका माइनस इसके प्लस के साथ में, इसका प्लस इसके माइनस के साथ में, तो ये क्रिया करेंगे तो जल का निर्माण करेंगे और ये क्या बनाएंगे, CH3COO Na+H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो संगत लवण के रूप में सोडियम एसिटेट बन रहा है, इसके अंदर जो प्रबल कौन है, प्रबल क्षार है और अम्ल किस प्रकृति का है, दुर्बल प्रकृति का है। तो इसका मतलब जो बनने वाला सोडियम एसिटेट होगा वो प्रबल प्रकृति का अर्थात क्षारीय प्रकृति का लवण होगा। इसका मतलब जो सोडियम एसिटेट होता है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति के लवण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जो संगत लवण बनाते हैं वो संगत लवण उदासीन प्रकृति के भी हो सकते हैं, वो संगत लवण अम्लीय प्रकृति के भी हो सकते हैं और वो संगत लवण क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं। इसके बाद में इसका जो अंतिम बिंदु आता है हमारे पास में, अंतिम गुणधर्म लेते हैं अपन इसका, वो है कि अगर मैं एक अम्ल है उसकी अभिक्रिया किसी धातु ऑक्साइड से करवाता हूं और एक क्षार है उसकी अभिक्रिया में क्या कराता हूं, एक अधातु ऑक्साइड से करवाता हूं। तो अगर मैं अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से करवाता हूं तो भी क्या बनता है, संगत लवण और जल का निर्माण होता है, और क्षार की अभिक्रिया में अधातु ऑक्साइड से करवाता हूं तो भी संगत लवण और जल का निर्माण होता है। इससे पहले वाली अभी हमने पढ़ा है कि अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भी संगत लवण
और जल बनता है। तो इसका मतलब इन तीनों में बनने वाले जो कंपाउंड है वो क्या है, समान है। केवल अभिकारकों में कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है। अगर उत्पाद वो एक जैसे बनते हैं तो अभिकारकों के अंदर भी क्या होगी, कुछ न कुछ समानताएं होगी। अगर अम्ल हैं वो किसी धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके संगत लवण बनाता है तो अम्ल क्षार के साथ में अभिक्रिया करके भी संगत लवण और जल बनाता है। इसका मतलब जो क्षार है उसका संबंध किसके साथ में होगा, धातु ऑक्साइड के साथ में होगा। अतः जितने भी प्रकार के धातु ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड प्रकृति के हो सकते हैं, क्योंकि ये क्षार के समान ही व्यवहार कर रहा है। इसका अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अम्ल के रूप में मैं एक कंपाउंड लेता हूँ HCl और मैं इसकी अभिक्रिया करवा देता हूँ एक धातु ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है उसके साथ में, तो अभिक्रिया होगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड का निर्माण होगा और जल बनेगा। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस प्रकृति का होगा, एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड होगा। इसी प्रकार से एक क्षार है वो अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगत लवण और जल बना रहे हैं। तो जिस प्रकार से अम्ल जो क्षार है वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके भी संगत लवण और जल बनाता है, तो इसका मतलब जो अधातु ऑक्साइड है वो अधातु ऑक्साइड किसके साथ संबंधित होगा, अम्ल के साथ में संबंधित होगा। इसलिए जो अधातु ऑक्साइड होता है उस अधातु ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका भी एक उदाहरण अपन लेते हैं कि क्षार है वो धातु ऑक्साइड के साथ में, जैसे क्षार के रूप में मैंने कंपाउंड ले लिया NaOH है, और अधातु ऑक्साइड के एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और अधातु ऑक्साइड के रूप में मैंने मान लिया एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो ये इसके साथ में अभिक्रिया करेगा तो CaCO3 प्लस H2। यहाँ CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया या संगमरमर कहते हैं, इसका निर्माण होता है और जल बनता है संगत लवण के रूप में, संगमरमर और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रकृति का होगा, एक अम्लीय ऑक्साइड होगा। तो इस प्रकार से अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ में और क्षार है वो है धातु ऑक्साइड के साथ में अगर अभिक्रिया करता है तो संगत लवण और जल बनता है। तो इनकी अभिक्रिया अम्ल क्षार के समान ही होती है। इसलिए अधातु ऑक्साइड होगा वो क्षारीय ऑक्साइड होगा, और धातु ऑक्साइड होगा वो क्षारीय ऑक्साइड होगा, और अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय ऑक्साइड प्रकृति का होता है। इसके बाद में इसके अंदर एक बिंदु और भी है, वो है कि अम्ल वह जो क्षार होते हैं अगर ये दोनों ठोस रूप में हैं तो ये क्या करेंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर ये गलित हो या इनका जलीय विलयन होता है तो ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक प्रकृति के होते हैं, यानी इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से आज हमने अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन किया है। इससे आगे वाली जो कक्षा आएगी उसके अंदर अपन अम्ल और क्षार है उनका दैनिक जीवन में सामान्यतः क्या उपयोग हो सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।